नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मनी गुरुकुल के एक और बेहद ख़ास एपिसोड में, जहाँ पर हम इन्वेस्टर एजुकेशन सीरीज़ को और ज़्यादा बेहतर और आगे बढ़ावा दे रहे हैं। और आज हमारे साथ बेहद ही ख़ास मेहमान जुड़ रही हैं। मैं परिचय करा दूँ, हमारे साथ निसरीन मामा जी हैं और शायद उन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं, उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं। हम सभी उनको हमेशा से देखते आए हैं, हमेशा से उनकी एडवाइस लेते आए हैं। और नसरीन जी फाउंडर और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं मनी वर्क्स फाइनेंशियल सर्विसेज से। नसरीन जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका और थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। सबसे पहले आपका स्वागत और हमें ये बताइए कि एक लंबा वक़्त आपने गुज़ारा है इन्वेस्टमेंट जर्नी में। बहुत बदलाव देखा होगा इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स में आपने। तो शुरुआत जब आपने की और अब जितना अपग्रेडेशन आया है, क्या-क्या बदलाव आपने देखे? सी मैंने शुरू किया तभी इन्वेस्टमेंट वाज लार्जली प्रोडक्ट ड्रिवन. पीपल वुड आस्क म्यूचुअल फंड क्या है, which fund is the best, how risky is a mutual fund compared to a fixed deposit, because उनकी एक्सपीरियंस थी फिक्स्ड डिपॉजिट्स और इंश्योरेंस पॉलिसीज. ये मैं बात कर रही हूँ अर्ली 2000s की बात कर रही हूँ, जब हम म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट की हम ऑप्शंस सजेस्ट करते थे इन्वेस्टर्स को. और मेनली ये प्रॉब्लम था कि इन्वेस्टर्स वुड से कि हम शेयर्स और स्टॉक्स में नहीं इन्वेस्ट करते हैं, ये बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट है. सो जो रेंज ऑफ म्यूचुअल फंड्स हम प्रोवाइड कर सकते थे, उसकी तो आइडिया ही नहीं थी इन्वेस्टर्स को. एंड अभी क्या हुआ है कि पीपल आर वेरी मच अवेयर कि व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड, बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन which has really brought investors to not thinking that this is a completely risky product, या ये ओनली हम शेयर्स एंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, ओनली इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में. तो ये जो रेंज है, ये हाइब्रिड फंड्स के बारे में फॉर एग्जांपल अभी म्यूचुअल फंड्स ये इन्वेस्टर्स को थोड़ी बहुत आइडिया हो चुकी है. सो बेसिकली पहले क्या था कि अवेयरनेस कम थी, इक्विटी से लोग डरते थे, एफडी और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में ज्यादा डोमिनेट करते थे इन्वेस्टमेंट्स. लेकिन नाउ पीपल आर आस्किंग, और अभी हम जो सजेस्ट करते हैं कि गोल बेस्ड प्लानिंग, आप किस किस लिए इन्वेस्ट करते हो. इन्वेस्टर्स खुद आके हमें बताते हैं कि ये हमारी गोल्स हैं, ये 2-3 साल के लिए हमें ये पैसे चाहिए, हम आगे की सोच रहे हैं, हमारे बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, हमारी रिटायरमेंट की सोच रहे हैं. तो ये बदलाव आया है अभी गोल प्लानिंग इन्वेस्टमेंट की तरफ. और एसआईपी कल्चर भी ऑब्वियसली हो गया है, एंड यंग इन्वेस्टर्स बहुत आगे आए हैं, लेकिन वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अप्रिशिएट करते हैं. जो डू इट योरसेल्फ सिचुएशन है, उनको जल्दी जल्दी सब चाहिए. आज सोचा तो आज हमें एसआईपी शुरू भी करनी है. सो पहले के जमाने में पीपल वर विलिंग टू वेट, अंडरस्टैंड, and the time frame taken was much longer in explaining the product and getting them on board. Abhi older investors obviously they prefer कि हम एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, एडवाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर से बात करें, और हमें पूरी समझना है कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे. Younger investors want to do it on their own and do it quickly. So that is the challenge. Also ओवर डाइवर्सिफिकेशन और ओवर इंफॉर्मेशन की भी प्रॉब्लम हो गई है आज. पीपल आर इन्वेस्टिंग मोर बट क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है. काफी लोग जो अपने आप ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी वो ट्रांजैक्शन बेस कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर या पोर्टफोलियो प्लानिंग के जरिए नहीं कर रहे हैं. सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स जो पहले था और जो अभी है. लेकिन क्लियरली देयर इज अ मार्क्ड डिफरेंस and in how people are approaching investments and understanding mutual funds. नसरीन जी बहुत बेहतर बात आपने बताई कि आजकल लोगों में पेशेंस भी नहीं है और दूसरा एक जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है डिजिटल वर्ल्ड में जो लोग बहुत कंज्यूम कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें जो हैं वो बदलाव हो गई हैं. लेकिन एक एक्सपर्ट के तौर पे आप किसी भी म्यूचुअल फंड को आइडेंटिफाई करते वक्त वो कुछ बेसिक्स जो हैं या 4-5 मैट्रिक्स हैं जिनको आप देखती हैं, तो वो कौन-कौन से? See, basically, matrix
पहले तो हमें देखना है कि हम किसके लिए किस बंदे के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हु इज द इन्वेस्टर, उनकी रिस्क टॉलरेंस क्या है, उनकी टेन्योर क्या है, बिकॉज हमारे बिजनेस में वन साइज फिट्स ऑल वो ऑप्शन नहीं है. एवरी इन्वेस्टर वी मेक अ कस्टमाइज फाइनेंशियल प्लान फॉर. सो इसीलिए मेट्रिक्स भी बदलते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द इन्वेस्टर्स बैकग्राउंड, उनकी फैमिली प्रोफाइल क्या है, उनकी डेमोग्राफिक्स क्या है, उनकी फैमिली में कितने अर्नर्स है, कितने डिपेंडेंट्स है, किस जरिए के लिए वो इन्वेस्ट करते हैं, उनकी गोल क्या है, उनकी रिटायरमेंट कितनी दूर है. सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो मेट्रिक्स होती है इन्वेस्टर्स के लिए. इन्वेस्टमेंट के लिए अगली बात है, जो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज हम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड सजेस्ट करें किसी इन्वेस्टर को, तो इसमें भी कितनी सारी रेंज है. जैसे से निपॉन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, उसमें 50% डोमेस्टिक इक्विटी है, जिसकी ब्रेकअप है 70% अप्रोक्सीमेटली लार्ज कैप, 20% मिड कैप और 30% और 10% स्मॉल कैप. देन 20% इंटरनेशनल इक्विटी है, 15% डेट है, 15% गोल्ड एंड सिल्वर है. सो इसमें जो इन्वेस्टर इक्विटीज में इन्वेस्ट करना चाहे लेकिन उनको रिस्क कम लेना हो, दैट वुड बी अ गुड प्रोफाइल, बिकॉज यहाँ 50% हम लार्ज कैप फंड, 70% लार्ज कैप फंड्स देते हैं. तो इसमें छोटी 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 बारीकी बहुत है. जैसे हम अभी सजेस्ट करें HSBC मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इस फंड में अबाउट 65 to 80% इक्विटी एलोकेशन है और इनकी एलोकेशन टुवर्ड्स लार्ज कैप इज ओनली 40%. ये ज्यादा मिड कैप एंड स्मॉल कैप में बायस है. तो जो इन्वेस्टर स्लाइटली हायर रिस्क टॉलरेंस लेना चाहे उनको हम ये इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं. तो इसी जरिए काफी फ्लेक्सी कैप फंड में भी देयर इज अ चॉइस, कितनी हम फंड इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में दे, कितनी इन्वेस्टमेंट हम मिड एंड स्मॉल कैप में दे. तो ये फंड मैनेजर के जरिए ये चॉइसेस ले सकते हैं. लेकिन और जस्ट आप तीन चार मैट्रिक्स पूछते हैं, तो इसमें हम आपको सजेस्ट करते हैं कि हम दे सकते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस अक्रॉस मार्केट साइकिल्स. जो भी फंड या फंड मैनेजर डिफरेंट फंड साइकिल्स में या डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में उनकी परफॉर्मेंस उन्होंने मैनेज की है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होगी. दूसरी है कि फंड मैनेजर की क्लैरिटी एंड डिसिप्लिन क्या है. हाउ लॉन्ग हैज ही बीन विद द कंपनी, हाउ लॉन्ग हैज ही मैनेज्ड दिस पर्टिकुलर फंड, व्हिच आर द अदर फंड्स दैट ही मैनेजेस, व्हाट इज हिज स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट. Then we see, risk adjusted returns, just not the absolute returns, because that is also very important कि जो भी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर ये फंड ने कितनी अल्फा दी है. एंड पोर्टफोलियो क्वालिटी ऑल्सो काफी इम्पोर्टेंट है कि व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस इज दिस फंड इन्वेस्टिंग इन. if it's a focused fund, एक question बहुत important होता है, because only 15 to 30 stocks होता है इस kind of investment है में. So what are the sectors, what are the businesses, is it a bottom up approach, is it a top down approach. तो ये काफी metrics है जो हमें देखनी पड़ती है और हमको analyze करके ही हम investor को ये हमारी suggestions देते हैं. हाँ जी. क्या बात है मैम. और लिटरली आपने इतने आसान तरीके से सारी चीजें बताई ना, मतलब मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था और मेरे ख्याल से जो इमोशन मेरे थे आपको सुनते वक्त की मतलब ये सारी चीजें किस तरह से आपने डिकोड की हैं, हमारे व्यूअर्स भी उसी तरह से रिलेट कर रहे होंगे, उसी तरह से कनेक्ट कर रहे होंगे आपसे. मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप तमाम सिलेक्शंस की बात करिए, तो पोर्टफोलियो में फंड सिलेक्शंस के लिए थंब रूल्स क्या हैं, और दूसरा ये है कि ओवरलैपिंग से कैसे बचा जाए, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि लोगों की क्वेरीज जो आती हैं आप लोगों के पास, देखते हैं कि वो पता चलता है कि किसी एक्सपर्ट्स को किसी प्लेटफॉर्म पे सुन लिया, किसी एक्सपर्ट को किसी प्लेटफॉर्म पे सुन लिया, और उनमें से उन्होंने उनके फेवरेट्स इनके फेवरेट्स मिला के एक पोर्टफोलियो कई बार खुद से ही बना लिया. अब उसमें और ओवरलैपिंग की भी समस्या बढ़ जाती है. यस, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज ये है ना, काफी टाइम हम जब टीवी क्वेरीज रिस्पॉन्ड करते हैं तो हम देखते हैं कि मोस्टली इन्वेस्टर्स
फ्लेक्सी कैप स्ट्रैटेजी सेलेक्ट कर देते हैं, तो उसमें सपोज उनकी इन्वेस्टमेंट है 5,000 SIP, तो 3,000 या 4,000 वो डिफरेंट फ्लेक्सी कैप में ही इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें स्टॉक्स भी सिमिलर है. So there is absolutely no diversification for such a investor. So basically कैसे हम एक इन्वेस्टमेंट कैसे बनाते हैं. So basically आपकी एक कॉस्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और फिर एक ग्रोथ स्ट्रैटेजी या सैटेलाइट स्ट्रैटेजी. जो इन्वेस्टर मिड रिस्क लेना चाहे और जिनकी टेन्योर लंबी है, एटलीस्ट 7 to 15 years की रेंज है, तो उसे ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, बिकॉज वॉलेटिलिटी जब भी होता है, जब भी मार्केट करेक्शन होता है, ये इन्वेस्टर तभी डर जाएंगे. और जब भी उन्होंने रेड देखा अपनी स्टेटमेंट में, जैसे आपकी फाइनेंशियल हेल्थ है और आपकी मेडिकल हेल्थ है, मेडिकल हेल्थ में आप जब भी ब्लड टेस्ट निकालते हो तो कुछ न कुछ फिगर्स आपकी बोल्ड आएंगे, वहां आप डर जाएंगे और जो भी आप कर रहे हैं तब तक आप बदल जाएंगे, यू विल चेंज योर स्ट्रैटेजी. सिमिलरली फाइनेंशियल हेल्थ में जब भी आपका स्टेटमेंट रेड हो या वॉलेटिलिटी के हिसाब से, मार्केट करेक्शन के हिसाब से, आप प्रिंसिपल पॉसिबल है कि आपकी प्रिंसिपल भी नेगेटिव हो जाए, तभी ये इन्वेस्टर्स ऑब्वियसली डर जाएंगे इफ दे आर नॉट गाइडेड. So there's always very important कि आप इन्वेस्टर को, जो हमारी जॉब है, हम इन्वेस्टर्स को हैंड होल्ड करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि ये करेक्शन में होने वाला है और इसके बाद भी आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. So to handle emotions is a very large part of doing an investment. तो इसीलिए सेफ्टी के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि आपकी जो कोर इन्वेस्टमेंट है वो फ्लेक्सी कैप फंड या लार्ज कैप फंड में आप इन्वेस्ट करें. और जो सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट है, जो आपकी पोर्टफोलियो कुछ को बढ़ाएंगी, कुछ एक्स्ट्रा इंजेक्शन देगी, उसमें आप मिड कैप एंड स्मॉल कैप एक्सपोजर या थीमेटिक एक्सपोजर ले सकते हो. बट ज्यादातर 70 to 80% आप पोर्टफोलियो फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप इक्विटीज में रखे. ऑल्सो बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी, हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट कैटेगरी, उसके भी आप 30% वो भी रखिए, बिकॉज ये आपकी पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी लाएगा. एंड अबाउट से 15 to 20% आप मिड कैप, स्मॉल कैप एंड थीमेटिक, ऑल द स्लाइटली रिस्की रिस्कियर अपॉर्चुनिटीज जो लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट कर सके, बिकॉज यही मिड कैप, स्मॉल कैप, थीमेटिक फंड्स है, इसके लिए आपकी टेन्योर ज्यादा लंबी होनी चाहिए. तो जो भी अमाउंट आप कमिट कर सके फॉर अ लॉन्गर टर्म, ये आप सैटेलाइट ऑप्शंस में आप इन्वेस्ट कर सकते हो. So this is basically a very simplified version. Now ज्यादातर also हम चेक करते हैं कि आपकी स्टॉक डुप्लीकेशन क्या है, because suppose आपने फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड्स, जो बहुत पॉपुलर स्ट्रेटजीज है इन्वेस्टर्स के लिए, इसमें हम चेक करते हैं कि आपकी स्टॉक डुप्लीकेशन क्या है. If the investor has come to us with a specific portfolio, even when we suggest, we run it through a stock duplicator to make sure कि आप आइडेंटिकल स्टॉक्स में नहीं इन्वेस्ट करते हो. लेकिन आप सपोज आपने स्ट्रैटेजी ली है, एक फ्लेक्सी कैप, एक मल्टी कैप, एक से लार्ज एंड मिड कैप, लेकिन आपकी स्टॉक डुप्लीकेशन है 70 to 80%. सो इसमें आपको रिस्क डाइवर्सिफिकेशन बिल्कुल नहीं मिलेगा ये कंबाइंड पोर्टफोलियो में. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक दैट स्टॉक डुप्लीकेशन नहीं हो रही है. और ईच कैटेगरी में, जैसे आपने फ्लेक्सी कैप सेलेक्ट किया, तो एक या दो ही फंड सेलेक्ट करें. मल्टी कैप में भी डोंट ओवर एक्सटेंड बाय टेकिंग 4 to 5 फंड्स इन द सेम कैटेगरी, बिकॉज इसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलेगा. एंड सो मेक श्योर कि आप ईच कैट, पहले तो आप गोल्स लिख दीजिए. व्हाट आर योर गोल्स, व्हेन इज योर रिक्वायरमेंट फॉर मनी. Shorter term goals can have, say, a category of equity savings, balanced advantage, hybrid investments. Mid-term goals आप large cap funds, flexi cap funds select कर सकते हो. Long term goals में आप ज्यादा opportunity दे सकते हो, ज्यादा allocation दे सकते हो to mid, small and thematic. तो ऐसे आप make sure कीजिए कि आपकी duplication नहीं होगी. Easiest thing is आप goals लिख दीजिए and map each goal to an investment, and don't have more than 1 or 2 funds per category. So that would be a simpler way to look at it.
बिल्कुल, तो ये कह सकते हैं ना कि ये एक गुरु मंत्र है आपके लिए, और इन सारी चीज़ों को अगर आप मिस भी कर रहे हैं या आप इस बातचीत में आपको चीज़ें अगर नहीं नोट डाउन कर पा रहे हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये पूरा इसीलिए लंबी बातचीत हम डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए स्पेशली लेकर आ रहे हैं, जहाँ से आप चीज़ों को रिविज़िट कर सकते हैं। निसरीन मैम, आप जब बात कर रही थी तो एक चीज़ मेरे दिमाग में आई कि अगर कोई आज से मतलब हमारी ये मान लीजिए हमारी ये इंटरव्यू ही देख के कोई आज से अपना लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहता है, तो किन सेक्टर्स को आप मतलब अगर मैं कि इस मौजूदा दौर में या और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में हम ऐसे सेक्टर्स को भी टारगेट करते हैं जो आने वाले 4-5 सालों के लिए एक बेहतर सिनेरियो पेश कर सकें। तो आपके फेवरेट सेक्टर्स या यहाँ से लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन वाले बिगेस्ट सेक्टर्स आप कौन से देखती हैं? लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए हम इक्विटीज को भूल नहीं सकते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट के बिकॉज जैसे हमने देखा है ओवर द लास्ट 40 years since BSE Sensex has been in business, the trend is going up, you know. So short term volatility, it's part and parcel of investing. लेकिन if आपको wealth create करना है, आपको inflation से returns plus चाहिए. Because if you are targeting, you know, suppose मैं आपको बताऊं कि inflation की जो average है around 5 to 6% है. आपकी एफडीज भी आपको 6.5% इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स दे रही है. तो देन आप आगे कैसे बढ़े? आप इन्फ्लेशन से ऊपर आप तो कुछ कमा ही नहीं रहे हो. तो इसीलिए ये इक्विटीज को मौजूद करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, बिकॉज इक्विटीज ही है जिससे हम वेल्थ क्रिएशन कर सकते हो है और हम इन्फ्लेशन को मैनेज कर सकते हैं. सो कमोडिटीज, equities, these are the allocations that are pretty much necessary in a financial portfolio allocation. Many people also invest in real estate, but real estate है ना divisible नहीं है. जैसे आपको पैसे की जरूरत पड़ी, आपको पूरी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी. आप और also it's illiquid. आपको वेट करना पड़ेगा जब तक अपने बायर मिला. आपको 10 lakhs की जरूरत है तो आपको 1 crore की प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी. So these are all the various choices that we have. But by and large, flexi cap funds आपकी पोर्टफोलियो की आप कोर रख सकते हो. लार्ज कैप फंड्स आप कोर रख सकते हो. हाइब्रिड एसेट एलोकेशन फंड्स जो डायनामिक नेचर में है, जैसे इक्विटी सेविंग्स, जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड्स, हाइब्रिड एसेट एलोकेशन फंड्स टुवर्ड्स इक्विटी और डेट, वो भी आप आपके पोर्टफोलियो में कोर रखना जरूरी है. लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड्स, आपको मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स आप थोड़ी एक्स्ट्रा ग्रोथ के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना उसके लिए भी जरूरी है. दीज कैन बी स्लाइटली वॉलेटाइल. तो शॉर्टर टर्म के लिए आपकी एलोकेशन कम होनी चाहिए. लॉन्गर टर्म के लिए आप थोड़ी बढ़ा सकते हो. मिड कैप, स्मॉल कैप एंड थीमेटिक फंड्स कैटेगरी जो है, इसमें थोड़ी अप डाउन ज्यादा होगी. मार्केट अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी में ये पहले ही अफेक्ट हो जाते हैं. तो इसमें आपको नोइंगली इन्वेस्ट करना है, जैसे ब्लाइंडली ना करें, बिकॉज आपको रिस्क एपेटाइट भी इसके जरिए थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी. इक्विटी इन्वेस्टमेंट कैसा है कि आप रोड क्रॉस कर रहे हो, राइट, बट आप लेफ्ट और राइट देखते हो, आप भाग के नहीं करते हो. सिमिलरली इक्विटी इन्वेस्टमेंट में आप थोड़ी नॉलेज, इंफॉर्मेशन से आप खुद को एम्पावर करके ही आपको ये इन्वेस्टमेंट शुरू करनी पड़ेगी. लेकिन देयर इज डेफिनेटली मेथड इन दिस इन्वेस्टमेंट. इट इज नॉट मैडनेस. एंड जो भी इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटीज में इन्वेस्ट करे हैं और जिनकी गोल से 10 to 15 years के बाद है, डेफिनेटली they will make money. This is a wealth creation tool. So knowledge and empowerment and managing emotions is also very necessary in this long-term wealth creation plan. So flexi cap funds and large cap funds आप core में रखिए. Mid cap and small cap funds आप stability और growth के लिए रखिए. And small term funds आपको small cap funds आपको समझना चाहिए कि long term alpha creation vehicle है, or understanding that volatility might be part of the ride. So combining all these products and giving equal allocation
do what is necessary. Don't go for equal allocation. Go for the allocation that you are comfortable with, depending on how far the goal is. I think that would be a good strategy. क्या बात है, मतलब नॉलेज को एक पावर की तरह इस्तेमाल कीजिए, चीजों को परखिए और जो एसेट एलोकेशन है वो कितना बड़ा टूल बन जाता है इसमें। और जैसा कि निसरीन मैम ने बताया कि आपको उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। दुनिया बदल रही है, इसलिए इस तरह की चर्चाओं में जो भी अब यहाँ से लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए टूल्स बेहतर है उस पर हम फोकस कर रहे हैं। निसरीन मैम, आखिरी सवाल मेरा आपसे, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है, लोग ईएलएसएस को एक टैक्स सेविंग टूल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, तो क्या अभी भी ये सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे पावरफुल टूल है या और भी विकल्प मौजूद है? So now, ELSS depends on कि आपने कौन सी टैक्स रेजिम्स सिलेक्ट की है। आप पुराने टैक्स रेजिम में हो तो फिर आपको ELSS कंटिन्यू आप कर सकते हो। यहाँ टैक्स डिडक्शन मिलती है सेक्शन 80C के जरिए 150,000 रुपीज पर ईयर, एंड यहाँ आपको इक्विटी एक्सपोजर भी मिलेगा और इनकी लॉक इन पीरियड है सिर्फ 3 इयर्स। सो एवरी 3 इयर्स इधर आप विड्रॉ करके वापस इन्वेस्टमेंट करें, आपकी कुछ गोल मीट हो रही है आपको, तो यू कैन डेफिनेटली विड्रॉ। लेकिन सपोज आप SIP इन्वेस्टर है तो एवरी इंस्टॉलमेंट को आपको 36 मंथ्स कंप्लीट करना पड़ेगा। आप लमसम इन्वेस्टर है तो at the end of 3 years that amount is available to you. If you are under the new tax regime, then 80C benefits और जो ELSS benefits हमें मिलती थी पहले, वो applicable नहीं है। लेकिन आपकी जो टैक्स लिमिट इंक्रीज हो गई है, सो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वेल्थ क्रिएशन प्लान्स के लिए, गोल प्लानिंग के लिए, और ELSS की इम्पोर्टेंस जो है काफी कम हो जाएगी ऐसे इन्वेस्टर के लिए जो ओल्ड रेजिम में है। तो ऑब्वियसली आप कंटिन्यू कीजिए। 150,000 रुपीज आप 12,500 SIP भी कर सकते हैं। मैं खुद भी वो करती थी पहले, जो हम SIP इन्वेस्टमेंट से आपकी टेंशन कम हो जाती है एंड आप श्योर है कि आपने 80C बेनिफिट्स लिया है। बिकॉज काफी टाइम ऐसे भी होता था कि मार्च में लोग सडनली वेकअप करते थे एंड से अच्छा मेरी प्रीमियम कम हो गई है, मेरी प्रीमियम की लिमिट 150,000 रुपीज से कम है, सो इसीलिए मुझे इमीडिएटली आज इन्वेस्ट करना है। एंड ऑल दैट पैनिक जो मार्च में होता था, अभी SIP इन्वेस्टमेंट से ऑब्वियसली वो पैनिक नहीं होता है and becomes a structured plan. Also, see, equity linked saving scheme investments सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट टैक्स प्लानिंग के लिए आपको करने की जरूरत नहीं है। ELSS funds can be part of your entire investment planning because historically there is no pressure of redemption on the fund manager because there is a 3-year lock-in. So these funds have done very well. बिकॉज आप ऑब्वियसली ELSS फंड में आप रिडीम नहीं करेंगे 3 साल के लिए, तो आपकी इन्वेस्टमेंट फंड में है, तो उनकी जो इम्पोर्टेंस है हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी। एंड आप ELSS फंड्स को इंटायर जो आपको वेल्थ क्रिएशन पैकेज है उसमें आप डेफिनेटली मौजूद कर सकते हैं। एंड इवन आफ्टर 3 इयर्स आप ये इन्वेस्टमेंट को आप कंटिन्यू करेंगे, so it is like any other, multi-cap or flexi-cap fund, and it will give you that performance and, give you the returns also. Also, it's a very good tax saving tool. So आपको not only आपको returns मिलेगी ये ELSS fund में से, आपको tax saving भी मिलेगा। But आप new regime में हो तो आप फिर इसीलिए आपको सिर्फ ELSS में आपको investment करना जरूरी नहीं है। And you can invest in any category of mutual funds. क्या बात है। तो कह सकते हैं कि हमने हर पहलू का 360 डिग्री एनालिसिस यहाँ पर किया है। और थैंक यू सो मच निसरीन मैम, अपना कीमती समय आपने दिया मनी गुरुकुल को। और हमारी कोशिश यही है कि हम लोगों को बेहतर तरीके से इन्फॉर्म रखें, इंस्पायर करें उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में। और उम्मीद यही करते हैं कि हमारी इस बातचीत का लोगों को फायदा हो। आगे भी इस तरह की बातचीत में हम आपका समय लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। So much for having me. I'll just give you a closing statement for our investors. So in investing, success doesn't come from chasing the best performing fund.
It comes from creating a simple, well-structured portfolio and staying consistent over time. Thank you. तो सारा खेल कंसिस्टेंसी का है, डिसिप्लिन का है, चाहे वो लाइफ हो, चाहे इन्वेस्टमेंट, कंपाउंडिंग हर जगह काम आती है। और इसी तरह से आप अपने रिलेशन में जिस तरह की का इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें कंपाउंडिंग करते हैं, वही आपको आगे चल के बेनिफिट करता है। उसी तरह से आप अपने गोल्स में भी इस तरह का डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी रखेंगे तो आपकी वेल्थ जर्नी कमाल की होगी। थैंक यू सो मच मैम। और मनी गुरुकुल को आज हम यहीं समेटेंगे। आगे आपके लिए और भी खूबसूरत और अच्छी बातचीत हम लेकर आने वाले हैं, जो बहुत ही अलग तरीके से आपको इंस्पायर करेंगी। आपके कुछ सुझाव हैं, आपके कोई सवाल हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।